चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई में सबसे फर्स्ट जीवन क्या है ये मुझे बताओ। उत्सर्जन करती है, कार्य करती है, श्वसन करती है। ओके ओके, देखो जीवन की व्यवस्था, जीवन क्या है? कोई भी जो जीव है। अब जीव क्या है? ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जो क्या करे, गति करे, वृद्धि करे, मोशन करे, ठीक है ना। इसके अलावा श्वसन करे, उत्सर्जन करे, जनन करे, ठीक है ना। वो पदार्थ क्या कहलाता है? जीवन। जीव, जीवन नहीं, क्या कहलाता है? जीव। तो वह पदार्थ जो जनन करे, श्वसन करे, उत्सर्जन करे और वृद्धि करे, विकास करे, वो पदार्थ कहलाता है जीव। और जो ये सारे काम नहीं करता वो क्या कहलाता है? निर्जीव। तो जीव और निर्जीव समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीव और निर्जीव क्या करता है। जो एक जीव है वो अपने पूरे जीवन काल में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ कार्य करेगा। जन्म लेगा, लेने के बाद में इतना सा होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? वो वृद्धि करेगा, उसका विकास होगा, हाथ बढ़ेंगे, ठीक है, माइंड बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, वो चलना स्टार्ट करेगा, उसकी बोन्स जो होगी वो मजबूत होगी, होगा नहीं होगा, वो सांस लेना स्टार्ट करेगा, वो पाचन करेगा, पोटी करेगा, है ना, तो उत्सर्जन करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, इसके अलावा वो वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जीवन क्या होता है? किसी भी जीव की वह अवस्था, किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें जीव वृद्धि करता है, विकास करता है, ठीक है, और क्या करता है? जनन करता है, उत्सर्जन करता है। तो किसी जीव द्वारा किए गए ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं? जीवन कहलाता है उसका। ये पूरा कार्यकाल क्या कहलाता है किसी जीव का? जीवन। समझ में आया? तो किसी भी जीव की वह अवस्था जिसके अंदर वो श्वसन, उत्सर्जन, जनन करता है, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है उस जीव की? जीवन। जीवनी या जीवन कहलाता है। कोई डाउट है? तो जीव समझ में आ गया क्या है? जो जनन, उत्सर्जन, जनन करेगा, श्वसन करेगा, वो जीव कहलाएगा। और ये जीव जो काम कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो काल है उस काल को क्या कहेंगे? उसका जीवन काल कह देंगे। ठीक है, तो किसी भी जीव के जन्म से मृत्यु तक का जो सफर काल है, जो सफर है, जिसके अंदर उसने वृद्धि, विकास सारे कर लिए हैं, ठीक है, ये काल क्या कहलाता है? उसका जीवन काल। ठीक है, तो किसी भी जीव के जीवन काल की मौलिक इकाई क्या है भैया? मौलिक मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब तो समझते हो, इकाई यानी सिंगल। ठीक है, मौलिक मतलब प्रारंभ, ऐसे समझो तुम। मौलिक मतलब मूल, जड़। ठीक है, जड़ मतलब पौधे का स्टार्ट, प्रारंभ कहां से होता है? जड़ से होता है। ठीक है, पहले जड़ होती है, उसके बाद में वो ऊपर आता है, राइट। तो मूल मतलब समझो प्रारंभ। ठीक है, तो किसी भी जीव के जीवन का प्रारंभ जो हुआ वो किस यूनिट के द्वारा हुआ, किस इकाई के द्वारा हुआ? समझ में आया? तो चैप्टर क्लियर है। जीवन की मौलिक इकाई में क्या पढ़ने वाला है? किसी भी जीव के जीवन काल का जो प्रारंभ है वो किस के द्वारा किया गया, राइट। तो साइंटिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर साइंटिस्ट के नाम थोड़े से तुम्हें पता होगा। रॉबर्ट हुक पहला आया, दूसरा लू वैन हॉक आया, तीसरा स्लीडन आया, स्वान आया, फिर विर्खो आया। तो 4-5 वैज्ञानिक आए अलग अलग टाइम के अंदर। सबसे पहले साइंटिस्ट आए तुम्हारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? मृत सेल देखी। ठीक है, मृत सेल कहां पर देखी? ओक नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल के अंदर, ओक का पेड़ होता है ना, इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, लचीला और चिकना होता है। तो ओक नाम का पेड़ था, उस पेड़ की छाल से उसने एक टुकड़ा निकाला, उसको बोला इसने कॉर्क। क्या बोला? कॉर्क। कॉर्क एक्चुअल में क्या होता है? लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा होता है जो डेड सेल होती है। ठीक है, तो वो किसी भी बोतल के ढक्कन को बंद करने के लिए भी यूज में लेता है, ढक्कन के रूप में। जैसे वाइन आती है तो वाइन के अंदर जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का नहीं आता है, ना ही चद्दर का आता है या टीन का आता है, वो आता है लकड़ी का। लकड़ी का गुट्टा फंसा देते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो होता है कॉर्क। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले उसने ओक के पेड़ का एक टुकड़ा लिया। उस टुकड़े को जब उसने क्या देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखते टाइम उसे क्या मिला? उस ओक के अंदर काफी सारे इस तरह से छोटे छोटे से घर मिले, कमरे जैसी संरचना मिली। क्या मिली? कमरे जैसी संरचना मिली। अब कमरे जैसी संरचना मिली तो कमरों को क्या कहते हैं?
देखो लेटिन पहले ग्रीक चलता था या फिर लेटिन चलता था, ठीक है ना। तो लेटिन भाषा के अंदर इन छोटे छोटे कमरों को सेलुला कहते थे। क्या बोलते थे? सेलुला, ठीक है। इसी सेलुला को बाद में जाके क्या बोल दिया गया इंग्लिश के अंदर? सेल। क्या बोल दिया गया? सेल। जब पुलिस किसी को पकड़ के लेके जाती है तो कहाँ डालती है? कोठड़ी के अंदर। और काल कोठरी को क्या बोलते हैं हम? जेल। जेल का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल क्या है? छोटा सा कमरा है। तो कोशिका ही नाम क्यों दिया? इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना, कि कोशिका ही नाम क्यों दिया? जो उसने इसको देखा, तो कोशिका का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? सेल, यानी छोटा कमरा। तो जब उसने मृत सेल देखी, ठीक है, उस मृत सेल माइक्रोस्कोप में कैसे दिख रही थी? छोटे छोटे कमरे जैसे, यानी कि बॉक्सेस जैसे दिख रहे थे। तो इन बॉक्सेस को हम लैटिन में सेलुला बोलते हैं। इसी सेलुला से अंग्रेजी वर्ड आया सेल। समझ में आया? तो इस वजह से उसने उस डेड सेल को क्या नाम दिया? उस कोर्क को क्या नाम दिया? कोशिका। तो उसने कहा किसी भी जीव का जब निर्माण होता है या प्रारंभ होता है तो वो किसका बना होता है भैया? छोटे छोटे से कमरे, यानी कि सेल से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे कमरे मिलकर के कंप्लीट क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं और कंप्लीट अंग बनाते हैं। समझ में आया नहीं है? तो एक कमरे को उसने सेल बोल दिया, 2-4 कमरे मिल गए तो उसको टिश्यू बोल दिया, और बहुत सारे कमरे मिल गए तो उसको अंग बोल दिया। समझ में आया? तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई बेटा? सेल। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी जीव के जीवन की मौलिक इकाई जो है उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका, सेल। कोशिका क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? राइट। अब कोशिका 2 काम करती है। क्या क्या काम करती है? किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। उसके कार्य जो होते हैं वो भी कोशिकीय स्तर पर ही होते हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। राइट। तो रॉबर्ट हुक का रामायण समझ में आया? रॉबर्ट हुक ने इस बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, और उसने बताया कि एक बॉक्स मिलकर ही तो इतने सारे बॉक्स हुए ना। तो एक बॉक्स को सेल, बहुत सारे बॉक्स को टिश्यू, और कई सारे टिश्यू से मिलकर के एक अंग बना। राइट। तो जीवन की इकाई हो गई कोशिका। इसके बाद भाई साहब आए कौन? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक तालाब के अंदर से पानी लेके आए, पानी के अंदर छोटे छोटे से उन्होंने जीव देखे, उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है छोटी छोटी, वो क्या है भैया? जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा और मृत कोशिकाओं को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। राइट। यहां तक क्लियर है? जीवन क्लियर है, जीव क्लियर है, मौलिक इकाई क्लियर है। ठीक है, कोशिका को मौलिक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोशिका कहां से आई? एक सेल से आई, सेलुला से आई। क्लियर है यहां तक? रॉबर्ट हुक क्लियर है? इसके अलावा ल्यूवेनहॉक क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े आप। बहुत बढ़िया। इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने तुमने नाम लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। स्लीडन आया, स्वान आया। तो स्लीडन और स्वान जो आए थे, स्लीडन आया सबसे पहले 1838 के अंदर, और उसी के 1 साल बाद 1839 में 1839 में स्वान आए। स्लीडन और स्वान ने मिलकर के कुछ बातें कही, ठीक है, जिन्हें आगे चल करके कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। अब उन्होंने क्या क्या बात कही? उन्होंने 3 बातें कही जनरली। पहली बात के अंदर उन्होंने कहा कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वो जीव जो होते हैं वो किससे बने? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। या तो जीव कैसा होगा? एक कोशिकीय जीव होगा या बहुकोशिकीय जीव होगा। तो स्लीडन और स्वान ने मिलकर पहली बात कही कि प्रत्येक जीव इस दुनिया के अंदर एक या एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है। सेकंड बात क्या कही उन्होंने? प्रत्येक जीव की जो संरचना है, ठीक है, वो किससे बनी है? कोशिका से बनी है। ठीक है, इसीलिए उसे संरचनात्मक इकाई कहता है। कोई डाउट है यहाँ तक? और तीसरी बात, अंतिम बात उन्होंने कही, जो कोशिका बन रही है नहीं, वो पुरानी कोशिका से ही बन रही है। पहले से विद्यमान कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यही आगे सिद्धांत पढ़ोगे जब डार्विनवाद पढ़ोगे तुम, है ना। तो किसी भी जीव से ही जीव का निर्माण होता है। एक बिल्ली है तो बिल्ली से ही तो बिल्ली या बिल्ला बनेगा, इंसान से ही तो इंसान बनेगा, भैंस से ही तो भैंस बनेगी। यानी कि नई भैंस कहां से आई? पुरानी थी, उसी से तो पैदा हुई। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है? तो सेम स्लीडन स्वान ने तीसरी बात क्या कही कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका सिद्धांत के अंदर 3 मुख्य बातें हैं।
पहली बात क्या है भैया, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बना है। प्रत्येक जीव का शरीर या संरचना जो है वो कोशिका से मिलकर के बनी है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसी को हम बोलते हैं कोशिका का सिद्धांत। समझ में आया नहीं आया? अब बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की। देखो, इस पृथ्वी पर इन्वायरमेंट में कितने प्रकार के जीव देख रहे हैं हम? 2 मेजर पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट और एनिमल। तो पादप के अंदर कोशिका होती है और एक जंतु के अंदर कोशिका होती है। तो जंतु के अंदर जो कोशिका होती है वो होती है राउंड। क्या होती है? राउंड। जंतु कोशिका होती है बेटा राउंड, ठीक है। और पादप कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? इस तरह से चौकोर, बॉक्स, आयताकार, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी है पादप कोशिका और ये है तुम्हारी एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। समझ में आया नहीं आया? तो जंतु कोशिका का आकार देखा जाए तो ये गोल होती है और ये आयताकार होती है। पहली चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है? देखो, सेल का मतलब तो वही एक छोटा सा डब्बा ही है रोबोट के अनुसार, तो दोनों में सेम ही है, इसीलिए सेल नाम दिया। दोनों में अंतर क्या है ये देखना है हमें, सिमिलरिटी तो पता है। देखो, इसके अंदर क्या है, इसका आकार और इसका आकार अलग है, राइट। दूसरा, इसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, लेकिन यहां भी पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो सर दोनों ही सेम हो गए, डिफरेंस क्या है? तो भाई साहब यहाँ पर झिल्ली के साथ साथ भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। झिल्ली क्या होती है बेटा? झिल्ली एक गुब्बारा मान लो, ऐसा छोटा सा। इस गुब्बारे के अंदर यहाँ पर छेद होता है। इस छेद से कोई भी चीज बाहर अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है। अब ये बलून कैसा होता है? लचीला होता है, सॉलिड तो नहीं होता, लचीला होता है। कैसे ही दबाओ, कितना ही ज्यादा फुलाओ, कितना ही कम कर दो, दबा दो, कुछ नहीं होता है इसको ना। तो जो झिल्ली होती है वो भी कैसी होती है? लचीली होती है, चिकनी होती है, पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। 3 चीजें बोली हमने, सॉफ्ट होगी यानी लचीली होगी, पतली होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। यदि इसके अंदर हम कुछ टॉफीज डाल दें और इसको फुला दें तो हम उस टॉफीज को देख सकते हैं बलून के अंदर, देख सकते हैं ना। ये रामायण समझ में आई नहीं? तो कोशिका झिल्ली क्या है भैया? कोशिका झिल्ली पतली, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और लचीली क्या है? सतह है, जो क्या काम करती है? इसके अंदर मौजूद चीजों को बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों से अलग करने का काम करती है। समझ में आया नहीं आया? अब इसके अंदर कोशिका के अंदर क्या क्या होता है हमें पता है। केंद्रक होता है सर, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। तो डीएनए होता है नहीं होता? ठीक है, डीएनए होता है। बाहर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है ही नहीं होता? तो दोनों में से ये नहीं होता होगा ना। तो देखो यहाँ पर झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली समझ गया क्या होती है? तो झिल्ली यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बेटा भित्ति भी पाई जाती है, यानी कि मोटा आवरण भी पाया जाता है प्लांट के अंदर। इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर मोटा आवरण भी पाया जाता है, नहीं भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति जो होती है बेटा वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, भित्ति नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंस है। देखो आकार डिफरेंट हुआ, गोल और आयताकार। दूसरा, झिल्ली यहाँ पर भित्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भित्ति होती है। झिल्ली दोनों में होती है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो। तीसरा अंतर यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम? जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? जनरली नहीं बनाते हैं, हम किसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या नहीं है? हरित लवक नहीं है। तो हरित लवक हमारे जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है, इसलिए वो खुद का खाना नहीं होता। लेकिन पादप तो बनाते ना, इनमें हरित लवक उपस्थित होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में।